नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए हिंदी के ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके इस क्लास में। तो देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास हिंदी और आप सभी को पता है कि हमारा जो सिलेबस है बहुत अच्छी ही गति से चल रहा है, यानी कि काफ़ी कुछ हमने पढ़ लिया है। आज हम यहाँ पर प्रतिपूर्ति का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर हमने रस्सी का टुकड़ा पढ़ लिया है। बहुत ही अच्छी तरह से गाइडी मोपासा जी के द्वारा जो लिखा गया चैप्टर है और बहुत ही अच्छी तरह से इस कहानी को हमने समझा है, पढ़ा है और जाना है। अब कितने भी क्वेश्चन इसमें से आ जाए, अंदर से जो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम इसका आंसर बता सकते हैं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्लर्क की मौत, और जो लिखा गया है अंतोन चेखव जी के द्वारा। तो अंतोन चेखव भी यहाँ हम बात करेंगे, विदेशी लेखक है और विदेशी साहित्यकार है। और इन्होंने यहाँ जो प्रतिपूर्ति की जितनी भी कहानियाँ हैं, 3 कहानियाँ हैं और तीनों ही कहानियाँ, जो एक पेश की कहानी और बची है, तीनों ही कहानियाँ विदेशी साहित्यकारों की लिखी गई है। तो यहाँ हम अंतोन चेखव की जो कहानी है क्लर्क की मौत, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्लर्क की मौत कहानी को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ अंतोन चेखव जी ने एक सामान्य मनुष्य की मनोभावनाओं को यहाँ पर व्यक्त किया है कि एक साधारण मनुष्य की, अगर वो किसी सरकारी विभाग में काम कर रहा है या कहीं भी काम कर रहा है तो उसके मनोभाव क्या होते हैं। तो साधारण मनुष्य के, मध्यम वर्ग परिवार के जो मनोभाव होते हैं, मनोवृत्तियाँ होती है, उनकी जो भावनाएं होती है, उनकी जीवन शैली होती है, वो किस तरह की है, वो यहाँ पर अंतोन चेखव जी ने यहाँ पर उन्हें स्पष्ट किया है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जीवन में अनुशासनता को भी महत्व दिया है कि जीवन में अनुशासन भी होना चाहिए। क्लर्क की मौत में 2 पात्रों को लिया गया है। एक पात्र है जो क्लर्क है और दूसरे पात्र है जो जनरल है। तो वो जनरल मिस्टर जो जनरल होते हैं, यहाँ पर अंतोन चेखव ने 2 पात्रों को लिया गया है। पहला है दमित्री चेरेव्याकोव। दमित्री चेरेव्याकोव है एक क्लर्क, एक विभाग में, सरकारी विभाग में क्लर्क का काम करते हैं। दूसरे जो पात्र लिए गए हैं यहाँ पर, जिनका नाम है मिस्टर ब्रिजालोव, और जो मिस्टर ब्रिजालोव है वो जनरल है और वो बड़े ही अनुशासन प्रिय है, बड़े ओहदे पे है। बड़े ओहदे पे जो व्यक्ति होता है वो उसके जो पद की गरिमा होती है, वो पद की गरिमा उनके अंदर पूरी तरह से व्याप्त थी। जो गुण होने चाहिए वो गुण थे। तो इन दोनों ही व्यक्तियों के व्यक्तित्व का यहाँ पर चारित्रिक चित्रण किया गया है इस कहानी के माध्यम से। जहां तक क्लर्क का स्वभाव है या क्लर्क की बात है, तो दमित्री जो चेरेव्याकोव है उनका क्या विचार होना चाहिए। उनके द्वारा एक गलती हो गई थी कि एक खेल देख रहे थे, उस खेल के दौरान जो ब्रिजालोव थे वो आगे बैठे थे और जो दमित्री है वो पीछे बैठे थे। हुआ ये कि खेल देखते देखते अचानक उनको छींक आ गई। अब छींक आती है तो हम भी आस पड़ोस में, जब भी छींक आती है तो आस पड़ोस में हमारे पास में बैठे हुए लोगों को सॉरी बोलते हैं या फिर माफ़ कीजिएगा, इस तरह से माफ़ी मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं, क्योंकि हमारी छींक की वजह से किसी को असुविधा न हो इसलिए। तो ऐसे ही यहाँ दमित्री ने भी सभी से माफ़ी मांगी, क्षमा कीजिए, और रुमाल से अपने आँख नाक मुँह को पोंछ दिया। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जो पीछे आगे, उनके आगे वाली सीट पर जो बैठे हुए हैं ब्रिजालोव, मिस्टर ब्रिजालोव, उनको इस छींक का पूरा भुगतान करना पड़ा कि हो सकता है कुछ हमारे नाक या मुंह से निकले हुए पानी के जो छींटे होते हैं वो उनके ऊपर उनके शरीर पर लग गए हो। तो उन्होंने देखा कि किसी को भी असुविधा नहीं हुई है। लेकिन थोड़ी देर बाद में देखा तो क्या देखते हैं कि जो मिस्टर ब्रिजालोव है वो अपने गर्दन को और पीठ को इस तरह से कपड़े से साफ कर रहे थे। तो उनको समझ में आ गया कि मेरी छींक की जो असुविधा है वो ब्रिजालोव को हुई है। अब वे उस समय वहाँ पर उनसे क्षमा याचना कर देते हैं कि मेरी तरफ से आपको जो असुविधा हुई है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, वो बोल देते हैं। अब जो जनरल थे वो उस चीज़ को इग्नोर कर देते कि ठीक है चलो हो गया है ना, वो इतना दिमाग में नहीं लेते हैं। जो ब्रिजालोव वो भी चले जाते हैं, खेल जो है, जो भी खेल हो रहा होता है वो समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। और जो क्लर्क होते हैं दमित्री, वो भी अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर वो सोच में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि मैंने ये क्या किया है, एक बहुत बड़े जनरल का मैंने अपमान किया है। मेरा जो उद्देश्य था वो अपमान करना नहीं था। मैं किसी को मैं नहीं चाहता है कि किसी को मेरी वजह से असुविधा हो। तो वो क्या करते हैं कि जो दमित्री की पत्नी होती है वो पूछती है, भाई आप ऐसे क्यों थोड़े मायूस बैठे हो। तो वो दमित्री उन्हें पूरी घटना बताते। तो बोले आपको फिर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। अगर आपके कोई डिपार्टमेंट में, आपके विभाग से संबंधित है, नहीं भी है तो भी आपको उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। तो दमित्री क्या करते हैं
ब्रिजालोव के पास जाते हैं। वहाँ जाकर वो देखते हैं कि एक सभा का आयोजन क्या होता है। सभा क्या, उनके जो भी अर्थी होते हैं याचना लेकर आते हैं, एप्लीकेशन लेके आते हैं, क्योंकि वे जनरल के पद पर आसीन होते हैं और जनरल के पद पर आसीन होते हैं बहुत सारी लोगों की शिकायत सुनते हैं और उनका निवारण करते हैं। तो जो दमित्री है वो भी पास में खड़े हो जाते हैं। जब उनको लगता है, जो जनरल होते हैं वो एक बार में उस भीड़ के अंदर दमित्री को पहचान जाते हैं कि वही व्यक्ति है जिसने मतलब उस खेल के जब खेल हो रहा था वहां पर छींक दी थी और उसने क्षमा याचना करी थी। तो वो सोचने लग गए कि ये कहाँ है, फिर से आ गए हैं, तो इस तरह से विचार करने लगे। होता यह है कि फिर जब पूरी जितने भी याचनार्थी होते हैं, जितने भी याचक लोग होते हैं जो अपनी एप्लीकेशन लेके आए थे, वो पूरा काम कर लेते, उसके बाद दमित्री ब्रिजालोव से फिर से माफी मांगते। तो जो ब्रिजालोव है वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है, वो परेशान हो जाता है कि क्या बार बार एक ही बात को दोहरा रहा है बार बार, और यहाँ क्लर्क बार बार एक ही बात को क्यों दोहरा रहे थे, क्योंकि उनके द्वारा जो मिस्टेक हुई थी उसका भुगतान हो जाए, उसको वो माफी मांग ले। भाई जो एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि एक, हाँ भाई, एक किसी व्यक्ति के अंदर इतने संस्कार होने चाहिए कि अगर आपके द्वारा किसी को असुविधा हुई है तो आप क्षमा याचना करेंगे। तो वो इतने बड़े ओहदे पर बैठे हुए थे ब्रिजालोव, इसलिए जो दमित्री थे वो क्षमा याचना करने चले गए। तो फिर वो बोलते ठीक है, क्या बकवास है, वो इग्नोर करके चले जाते हैं। अब यहाँ पर क्लर्क को पता है, दमित्री को पता है कि जो जनरल थे ब्रिजालोव, उन्होंने मुझे पूर्ण रूप से माफ नहीं किया, क्षमा नहीं किया है। तो वो सोच में पड़ जाते हैं, सोचते रहते हैं और वो सोचते हैं कि क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि मैं लिख कर रिटर्न में उनसे माफी मांग लूँ। तो वो क्या करते हैं, फिर रिटर्न में माफी मांगते हैं। तो इस तरह उनके माफी मांगने का जो क्रम है वो चलता रहता है। लेकिन जो ब्रिजालोव है वो भी इस चीज को इग्नोर करे हुए है और फालतू की चीजें, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, ये ब्रिजालोव समझते हैं कि छोटी छोटी बातें होती रहती है, उनको इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, तो वो इग्नोर करना चाहते थे। लेकिन दमित्री उसे बहुत ही गंभीर चीज ले रहे थे, गंभीर बात है, ये गंभीर मसला ले रहे थे। तो इस गंभीर बात को वो किसी भी तरह से पूरा करना चाहते थे। वे चाहते थे कि ब्रिजालोव कह दे कि हाँ मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। तो अंत में क्लर्क की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से कहानी का समापन हो जाता है। अब यहाँ पढ़ते हम एक एक शब्द के द्वारा, जो हमारी बुक में दिगंत भाग 2 में प्रतिपूर्ति का जो सेकंड चैप्टर है, क्लर्क की मौत, अंतोन चेखव जी के द्वारा लिखा गया है, वो हम पढ़ते हैं। और सबसे पहले पढ़ेंगे अंतोन चेखव जी का जीवन परिचय। तो देखिए, क्लर्क की मौत, अंतोन चेखव जी, ये है हमारे अंतोन चेखव जी। लेखक है अंतोन चेखव और जन्म हुआ था सन 1800 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी उनकी 1904 ईस्वी में। ये है इनका जीवन परिचय और इतना ही दिया गया है, कोई पुस्तक है, कोई नाटक है या इस तरह से कुछ भी नहीं दिया गया। और ये महान नाटककार है, इनको महान नाटककार के रूप में भी व्यक्त किया गया है। और मानव जीवन की जो अनुभूतियाँ उनको व्यक्त करने में इनका बहुत बड़ा सरोकार है और अद्वितीय साहित्यकार कहेंगे हमें। क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ जो क्लर्क की मौत ही नहीं, उनके द्वारा जितनी भी कहानियाँ लिखी गई है उनके अंदर उन्होंने जो विषय चुने हैं वो अद्वितीय है, किसी और के द्वारा ऐसे विषयों को नहीं चुना गया है, ऐसे अंतर्मन को यहाँ पर व्यक्त नहीं किया गया है। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 1। ये हमारी कथा क्लर्क की मौत। ठीक है, रूसी कथाकार, सबसे पहले हम यहाँ पर अंतोन चेखव जी के बारे में कुछ लिखा गया है वो हम पढ़ते हैं कि रूसी कथाकार नाटककार चेखव की गिनती विश्व के सार्वकालिक महान लेखकों में होती है। सार्वकालिक यानी कि सभी कालों में जिन लेखकों का नाम लिया जाता है कहानीकारों के रूप में या नाटककार के रूप में, उनमें यहाँ अंतोन चेखव जी की गिनती भी होती है। उनका लेखन शासन व्यवस्था और उसके तंत्र की अमानवीयता को रेशे रेशे से में उघाड़ता है। शासन व्यवस्था कैसे कि जो भी सरकार है, जो सरकार है वो सामान्य जनता के साथ या अपने निचले पद पर आसीन लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करती है, वो यहाँ पर उन्होंने बताने का प्रयास करा है। और क्लर्क की मौत में आपको कहीं ना कहीं ये जरूर मिलता है कि जो ऊंचे पद पर आसीन है, शासन व्यवस्था के पद पर आसीन है, सत्तारूढ़ है, जो सत्तारूढ़ लोग हैं, जो भी मनुष्य है, जो भी पद पर आसीन है, वो अपने नीचे तबके के लोग और सामान्य जनता के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं वो यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया है। आम आदमी की रुपायता, उसकी लाचारगी,
रह रहकर उनके लेखन में उभरती है। चेखव की कला विडंबनापूर्ण परिस्थितियों में फंसे। विडंबनापूर्ण परिस्थितियां वो होती है कि जैसे असाधारण परिस्थितियां होती है कि बेकार में कोई उलझन वाली चीजों में या किसी मैटर में फंस गए हैं या कोई आफत आ गई है, तो आफतपूर्ण जो परिस्थितियां होती है उसमें फंसे व्यक्ति की करुण स्थितियों का ईमानदार साक्ष्य प्रस्तुत करती है। करुण यानी कि मार्मिक, जो दुख व्यक्त करती है, जहां पर करुणा व्यक्त होती है, दया, जिन लोगों के जीवन को देखकर, जिनके विचारों को देखकर, जिनकी स्थिति को देखकर आपके मन में दया का भाव आ जाता है, वहां पर होती है करुण स्थिति। तो करुण स्थितियों का ईमानदार साक्ष्य, ईमानदारी के साथ में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया है। महान रूसी कथाकार लेव तोल्स्टॉय ने चेखव के लिए कहा था कि चेखव एक अतुलनीय कलाकार है। अतुलनीय किसे कहा जाता है? जिसकी तुलना न की जाए। अतुलनीय क्या कहा जाएगा? जिसकी तुलना न की जा सके, न की जा सके, उसे क्या कहते हैं? अतुलनीय। और ये एक वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आता है जिसे वन वर्ड बोलते हैं हम, कि वन वर्ड जो आते हैं किसे बोलते हैं? जैसे वन वर्ड और क्या होते हैं कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या बोलते हैं? आस्तिक। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो गया? आस्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो उसे क्या बोलते हैं? नास्तिक। ऐसे ही जो न मरे अमर, ठीक है, और जो जिसका जन्म न हो अजन्मा, इस तरह से एक एक शब्द। तो अतुलनीय शब्द का जो वाक्यांश आएगा वो क्या आएगा कि जिसकी तुलना न की जा सके, जिसकी तुलना न की जा सके क्या होता है? अतुलनीय। तो किसने कहा? ये लेव टोल्स्टॉय ने कहा कि जो चेखव है वो एक अतुलनीय कलाकार है, अतुलनीय, ठीक है। आगे देखिए कि जी हाँ, निश्चित रूप से अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब कोई दूसरा ना हो, जिसके समान। ये भी देखिए एक वन वर्ड है, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द है कि जिसके समान कोई दूसरा न हो, कोई दूसरा न हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? अद्वितीय। तो ये भी क्या है? वाक्यांश के लिए एक शब्द है। और देखिए बिहार बोर्ड में वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है आया हुआ है और आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। वह जीवन के कलाकार है। जीवन के यानी कि जीवन किस तरह से जिया जाता है, जीवन के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, जीवन जीने के समय में जो हमारे जो जीवन पूरा एक महान जीवन निकलता है, एक उम्र निकलती है, उन उम्र के किस किस पड़ाव में किन किन परिस्थितियों को झेलता है एक मनुष्य, वो सारी चीजें यहाँ पर अंतोन चेखव जी ने स्पष्ट करने का प्रयास करा है। उनकी कथाओं में इसी तरह के मानव जीवन को लेकर ही सारे विषय रखे गए हैं। उनकी रचनाओं का गुण यह है कि यह बोधगम्य है। बोधगम्य किसे बोलते हैं? कि जो समझ में आने योग्य है, कि आसानी से समझ में आ जाए, आसानी से समझ, ठीक है, या समझ में आसानी, और भावनाओं के निकट है कि मनुष्य के अंदर कोई व्यक्ति किस तरह की फील करता है, किस बात को, कितना भावुक है, और भावुक होकर उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, कितना कारुणिक दृश्य हो जाता है। तो ये सारी क्या होती है? भावनाओं के निकट है, न केवल प्रत्येक रूसी के लिए बल्कि प्रत्येक मानव के लिए। तो रूसी के लिए क्या कहा जाएगा कि जो अंतोन चेखव है उनका निवास स्थान यानी कि वो कहाँ के थे? रूस के थे। तो यहाँ हम देखिए एक और लाइन लिख सकते हैं कि अंतोन चेखव का जो स्थान है, हम स्थान की बात करते हैं तो स्थान कौन सा है? यहाँ रूस कहा जाएगा, ठीक है। तो न केवल वे किसी रूसी के लिए बल्कि पूरे मानव समुदाय के लिए वो एक भावनाओं को प्रकट करने वाले और करुणा को प्रकट करने वाले, कारुणिक स्थितियों को प्रकट करने वाले लेखक, कलाकार, नाटककार कहे जाते हैं। तो ये थे हमारे अंतोन चेखव जी। अब शुरू होती है हमारी यहाँ पर स्टोरी, जो क्लर्क की मौत स्टोरी है, अंतोन चेखव जी के द्वारा लिखी गई है। तो पढ़ते हैं हम, उसका थोड़ा सा सारांश हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है कि यहाँ पर क्लर्क की मौत कैसे होती है। वो गुट गुट कर अंदर ही अंदर गुट गुट कर रहता है कि मेरे द्वारा क्या हो गया है, मैंने किसी व्यक्ति का अपमान किया है, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था, मैं क्षमा मांग रहा था, मुझे माफ नहीं किया जा रहा है। जैसा हमने किस में पढ़ा था? रस्सी के टुकड़े में। तो रस्सी के टुकड़े में जो होशे कम था वो भी यही सोचते 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 सोचते, आप देखिए कि हम किसी को मेंटली टॉर्चर भी कर रहे हैं, है ना, मानसिक रूप से जिसे प्रताड़ित किया जा रहा है, और मानसिक रूप की जो प्रताड़ना है वो किसी को दिखाई नहीं देती है कि हमारे द्वारा उनके प्रति क्या व्यवहार किया जा रहा है, जिससे उनकी मौत तक हो जाती है। तो यहाँ पर भी रस्सी का टुकड़ा कहानी में होशे कम की मृत्यु हो जाती है और यहाँ क्लर्क की मृत्यु हो जाती है, एक बाबू की मृत्यु हो जाती है। तो देखिए कैसे होती है, हम देखते हैं। एक सुंदर रात को क्लर्क इवान
दमित्रिच बोलेंगे, यहाँ पर द हट गया है, कि एक सुंदर रात में इवान दमित्रिच चेरेव्युकोव अव्वल दर्जे की, अव्वल दर्जे का मतलब क्या होता है? उच्च। अव्वल क्या होता है? उच्च, उच्च कोटि का, उच्च अव्वल दर्जा यानी कि उच्च कोटि, ठीक है, उच्च कोटि यानी ऊंचे, उच्च कोटि की दूसरी पंक्ति में बैठकर दूरबीन की मदद से लक्सो चेस के कर्णवील का आनंद ले रहा था। एक खेल है ये, लक्सो चेस एक खेल है, उस खेल का आनंद ले रहा था, वह खेल देख रहा था और अपने को सबसे सुखी मनुष्य समझ रहा था। जब यकायक, यकायक का मतलब क्या होता है? अचानक, कि अचानक क्या हो रहा था भाई, कि यहाँ पर जो इवान दमित्रिच है वो एक अव्वल दर्जे पर यानी कि एक फर्स्ट क्लास बोल सकते हैं हम, कि फर्स्ट क्लास की दूसरी सीट पर दूसरी लाइन में बैठकर और एक खेल देख रहा था और वह सोच रहा था कि मैं सबसे ज्यादा सुखी मनुष्य हूं। और अचानक कहानियों में यकायक एक घिसा पिटा शब्द हो गया है, किंतु लेखक सही ही है, जिंदगी अचंभों से भरी है। अचंभे क्या होते हैं? जो आश्चर्यजनक बातें होती है उन्हें क्या बोलते हैं? अचंभे। अचंभों से भरी है। तो यकायक उसका चेहरा सिकुड़ गया, आंखें आसमान की ओर चढ़ गई, उसकी सांस रुक गई और वो आंखों से दूरबीन हटाकर अपने स्थान पर उसकी दोहरा हो गया और आँख छी कहने का मतलब यह कि उसे छींक आ गई। अब क्या हो गया कि अचंभों से भरी हुई है जिंदगी, ठीक है। और जैसे आप महसूस कीजिए कि जब हमें छींक आती है तो हमारे हाथ में कोई भी सामान होता है, कोई वस्तु होती है, तो उसके गिरने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मान लीजिए कोई लिक्विड चीज़ है तो वो पक्का ही पक्का गिरेगी, क्योंकि छींक होती ऐसी है, हमारी पूरी बॉडी को हिला के रख देती है। तो ऐसा ही यहाँ पर दमित्रिच के साथ में हो गया है कि उसे भी सांस रुक गई, अचानक उसने दूरबीन को हटा दिया और सब कुछ अचानक सा हो गया, उसके पता ही नहीं चला हुआ क्या, और छींक आ गई। यूं तो हर किसी को जहां चाहे छींकने का हक है, किसान, थाने का दरोगा, यहाँ तक कि प्रीवी काउंसिल के मेंबर तक छींकते हैं, हर कोई छींकता है, हर कोई। चेरेव्युकोव को इससे कोई झेप नहीं लगी, मतलब चेरेव्युकोव को जो दमित्रिच था उसको कोई झेप नहीं, मतलब उसको कोई ऐसा कोई झिझक महसूस नहीं हुई कि मैंने छींका है तो हो सकता है कोई मुझे यहाँ पर पनिशमेंट करेगा या कोई सजा देगा या फिर कुछ मुझसे कोई लड़ने के लिए आ जाएंगे, तो ऐसा उसको कोई नहीं लगा, क्योंकि सबको पता है कि छींक है और ये एक नॉर्मल चीज है, ये और होनी है और इसको कोई रोक नहीं सकता और अचानक से आती है, सबको पता है, ठीक है। रुमाल से उसने अपनी नाक पोंछी और एक शिष्ट कौन होता है? शिष्टाचार वाला, शिष्टाचार व्यक्ति होते हुए अपने चारों तरफ देखा कि कहीं उसकी छींक से, यहाँ पर आ गया चौंकने, छींक से किसी को असुविधा तो नहीं हुई है, बस इतना उसको झेप नहीं हुई। झेप का मतलब कि वो डरा नहीं, धमका नहीं, किसी तरह से भयभीत नहीं हुआ, और बस उसको थोड़ा शिष्टाचार ये था कि भाई मेरी छींक से किसी को असुविधा तो नहीं हुई, कोई खेद तो नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सब देखने लग गया और तभी वह सचमुच झेप गया, क्योंकि उसने एक वृद्ध व्यक्ति को पहली पंक्ति में अपने ठीक आगे बैठा हुआ देखा, जो अपनी गंजी खोपड़ी और गर्दन को दस्ताने से पोंछ रहा था। दस्ताने क्या होते हैं? हाथ में पहनने वाले जो ग्लव्स होते हैं उन्हें बोलते हैं। और पहले तो उसने देखा, तो दमित्रिच था, उसने देखा कि चारों तरफ की कोई है ही नहीं और किसी को असुविधा नहीं हुई है। फिर सामने देखा कि उसके सामने वाली सीट पर बैठे हुए एक गंजे, जिनके बाल नहीं थे, गंजी खोपड़ी थी, उसके ऊपर हो सकता है कोई छींटे वीटे लग गए हो, है ना, तो नाक या मुंह से कोई पानी जो हमारे लिक्विड निकलता है और वह हो सकता है हो गया, तो उसने क्या करा, अपनी गंजी खोपड़ी और गर्दन को पोंछ रहा था। तो यहाँ पर दमित्रिच जो क्लर्क थे वो पहचान गए कि मेरी वजह से यहाँ इनको असुविधा हुई है, तो गर्दन और खोपड़ी को दस्ताने से पोंछ रहा था और कुछ बड़बड़ा रहा था। हम भी जैसे कोई छींक लेता है और हमें कुछ छींटे वीटे आ जाते हैं तो पहुँचते पहुँचते कुछ मन में बड़बड़ाते, भाई क्या है ये, क्या कर दिया, कितना असभ्य व्यक्ति है, कुछ ना कुछ तो बोलते ही है पक्का, ऐसा है ना। ऑब्वियसली ये तो एक मानव, ये तो सामान्य बात है, सामान्य मानव में ऐसे विचार आने ही है, तो वो भी ऐसे ही बड़बड़ाता हुआ कुछ कह रहा था। चेरेव्युकोव ने उस बूढ़े को पहचान लिया कि वह यातायात मंत्रालय के सिविल जनरल ब्रिजालोव है। चेरेव्युकोव ने जान लिया कि ये तो एक बहुत ही जनरल है और बहुत बड़े पद पर आसीन है, ब्रिजालोव है। मैंने उनके ऊपर छींका है। अब यहाँ पर उनको जब पता चला कि ऐसे महान पद वाले व्यक्ति को के ऊपर मैंने छींक लिया है, तो उन्हें अब थोड़ी सी असुविधा होने लगी। किनको? चेरेव्युकोव को। तो चेरेव्युकोव सोचने लगे कि मेरी वजह से इनको असुविधा हुई है, इनके ऊपर मेरे छींक के जो छींटे हैं वो
चले गए हैं तो कैसा लग रहा होगा इनको, कितना बुरा लगा होगा। मन में ऐसे ऐसे विचारधारा उनके अंदर आने लगे। चेरेवकोव ने सोचा वह मेरे अफसर नहीं है, यह सही है कि अच्छा वह मेरे ऑफिसर नहीं है, अगर मेरे ऑफिसर होते तो हो सकता मुझे कोई पनिशमेंट देते, बस ये सही है, उन्हें थोड़ी तसल्ली हुई। किंतु तब भी ये कितना भद्दा है, लेकिन कितना गंदा है ये कि मेरी छींक की वजह से उनको असुविधा हुई है, तो कितनी गलत बात है ये, मुझे माफी मांगनी चाहिए। किसने सोचा? चेरेवकोव ने सोचा। किसके लिए? ब्रिजालोव के लिए, कि ब्रिजालोव को असुविधा हुई है तो मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। हल्के से खांस कर चेरेवकोव आगे झुका और जनरल के कान में फुसफुसाया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्षमा प्रार्थी किसे कहते हैं? माफी मांगने वाले को, क्षमा याचना करने वाले को क्या कहते हैं? क्षमा प्रार्थी। महानुभाव, कि हे महानुभाव मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, यानी कि मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं छींका था, मेरा मतलब यह नहीं था कि मैं आपको असुविधा दूं, है ना, मैं छींका था लेकिन अचानक से हो गया, लेकिन मेरा जो तात्पर्य था, मेरा कोई उद्देश्य ये नहीं था कि मैं आपको असुविधा, आप मेरी वजह से असुविधा की तरफ जाए, ऐसा नहीं था कि मैं आपके सिर के ऊपर और गर्दन के ऊपर छींटे लगाना चाहता था, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता, तकलीफ नहीं देना चाहता था, मेरा मतलब ये नहीं था। अजी कोई बात नहीं है, कौन बोलता है भाई? ब्रिजालोव बोलते हैं अजी कोई बात नहीं, कृपया मुझे क्षमा कर दे। वो बोलते हैं कि अजी कोई बात नहीं, कृपया मुझे क्षमा कर दे। तो ये दोनों कथन अलग अलग लोगों ने बोले हुए, ये बोल रहे हैं ब्रिजालोव और ये बोल रहे हैं क्लर्क कि कृपया मुझे क्षमा कर दे, मुझसे ये जानबूझकर नहीं हुआ है, ये मुझसे अचानक में हुआ है। क्या तुम चुप नहीं रह सकते? मुझे सुनने दो। अब यहाँ पर ब्रिजालोव क्या एक खेल देख रहे थे और उस खेल में यहाँ पर जो चेरेवकोव है उनको लग रहा था कि भाई मैं माफी मांगू, तो उसी खेल के बीच में माफी मांगने लग गए। लेकिन ब्रिजालोव जो जिस कारण से वहां आए थे, वहां बैठे थे, अब उनमें थोड़ी सी बाधा हो रही थी, असुविधा हो रही थी कि वो उन्हें बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम चुप नहीं रह सकते, ठीक है, मुझे सुनने दो। कुछ घबराया हुआ चेरेवकोव झेप में मुस्कुराया और खेल की तरफ मन लगाने की कोशिश की। अब देखिए क्या होता है कि जब कोई हमको थोड़ा सा डांट देता है या तो कुछ थोड़ा सा कोई बात सुना देता है, तो हम दूसरों को एक्सप्रेस करके नहीं बताना चाहते कि हमें उसने क्या कहा है, हम ऐसे ही नकली हंसी हंसकर और अपने आप अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। तो ऐसा ही चेरेवकोव ने करा कि जब उसको ब्रिजालोव ने थोड़ा सा बोल दिया कि भाई तुम चुप नहीं रह सकते, मुझे सुनने दो, कि मैं जिस काम से आया हूँ वो मुझे काम करने दो, मैं खेल देखने आया हूँ, खेल के बारे में सुनने आया हूँ, तो मुझे सुनने दो और देखने दो। तो ऐसा जब उसको डांट देते हैं तो वो थोड़ा सा झेप जाता है और झेप के कारण इधर उधर थोड़ा सा स्माइल करके नकली हंसी हंस के और अपनी सीट पर बैठ गया। खेल की तरफ मन लगाने की कोशिश की। वह खेल देख रहा था किंतु उसे आनंद नहीं आ रहा था। अब क्यों आएगा भाई आनंद? क्योंकि ध्यान तो वहां था कि व्यक्ति कहीं मुझसे नाराज तो नहीं हो गया, और नाराज होकर कहीं ऐसा नहीं हो कि मुझे नौकरी से निकाल दे। हो सकता कई ऐसे अलग अलग ख्याल आने लग गए उनके मन में, तो वो यही सोचने लग गए कि खेल तो देख रहे थे, वो गेम तो देख रहे थे, लेकिन उस खेल में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, उनको आनंद नहीं आ रहा था। क्यों? इंटरेस्ट कब लेंगे? जब हम उसे ध्यान से देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर चेरेवकोव का ध्यान थोड़ा सा हट गया था, अब जनरल ब्रिजालोव की तरफ चला गया था। बेचैनी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। मध्यांतर क्या होता है? इंटरवल होता है, ठीक है। मध्यांतर में वह ब्रिजालोव के पास पहुंचा, थोड़ी देर के लिए उनके आसपास घुमा फिरा और फिर साहस बटोरकर मिनमिनाया। मतलब कि अब चेरेवकोव ब्रिजालोव का पीछा नहीं छोड़ने वाले थे। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से, चेरेवकोव की वजह से ब्रिजालोव को असुविधा हुई। तो चेरेवकोव ने शिष्टाचार, क्योंकि वो शिष्ट व्यक्ति थे और शिष्टाचार के कारण, संस्कारी होने के कारण उनसे माफी मांगनी थी, और वे चाहते थे कि एक बार ब्रिजालोव ये कह दे कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तो हो सकता था जो चेरेवकोव है वो संतुष्ट हो जाए। लेकिन ब्रिजालोव उन्हें संतुष्ट नहीं कर रहे थे, यही बात यहाँ पर उन्होंने बताई है। अरे बस मैं तो यह भूल भी गया। अब यहाँ पर ब्रिजालोव क्या कह रहे हैं कि मैं तो भूल गया भाई, छोड़ो अब इस बात को, जनरल ने कहा, और बेसब्री से उसका अधर फड़कने लगा। और यहाँ पर जनरल जो ब्रिजालोव थे उन्होंने कह दिया कि छोड़ो मैं तो भूल भी गया, क्या हुआ था छोड़ो। लेकिन चेरेवकोव ने इस बात को अपने मन में अंदर तक पकड़ के रखा था बच्चों। अब देखो उसका हाल क्या होता है। कहते हैं कि भूल गए हैं, लेकिन आंखों में विद्वेष भरा था। विद्वेष का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हम विरोधाभास भी बोल सकते हैं, और शत्रुता, क्या बोलेंगे? शत्रुता भरी हुई थी। ये किसको लग रहा है? चेरेवकोव को लग रहा है
चेरेवोकोव सोचने लगे कि भले ही मुझे ब्रिजालोव, जनरल ब्रिजालोव ने मुझे बोल दिया है कि छोड़ो, मैं तो भूल भी गया, क्यों इसको मन में ला रहे हो, लेकिन उनकी आंखों में तो मुझे शत्रुता दिख रही है, दुश्मनी के भाव दिखाई दे रहे हैं। ये जो क्लर्क है वो अपने अंदर ही ये सारी चीजें सोच रहे हैं। चेरेवोकोव ने जनरल की ओर संदेह की नजरों से देखते हुए सोचा, और बात नहीं करना चाहते, मुझे उन्हें अवश्य समझाना चाहिए कि मेरा यह मतलब नहीं था कि यह एक अस्वाभाविक चीज है, नहीं तो शायद वह यह सोच बैठे कि मैं उन पर थूकना चाहता था। अब यहाँ चेरेवोकोव के मन के अंदर देखिए क्या चल रहा है कि वो मुझसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन मैं उन्हें समझाना चाहता हूँ कि ये जो मैंने छींका है ये नेचुरल चीज़ है, प्राकृतिक चीज़ है, अपने आप से हो गई है। लेकिन हो सकता है उनकी आंखों में मुझे भले ही ना दिखा हो, ब्रिजालोव का स्वभाव ऐसा ही हो, आंखें भी वैसी हो, लेकिन चेरेवोकोव ने उनकी आंखें जैसे पढ़ी ली हो। ठीक है, यहाँ एक ये भी बात बताइए कि हम कुछ ज़्यादा ना सोचें, जितना है हमें दिखाई दे रहा है उतना हद तक हमें सोचना चाहिए, ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन चेरेवोकोव ने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया और वो सोचने लगे कि ब्रिजालोव की आंखों में तो मुझे मेरे प्रति उनके अंदर एक बैर और शत्रुता का भाव दिख रहा है, दुश्मनी का भाव दिख रहा है। तो ये दुश्मनी के भाव के कारण हो सकता है वे सोचते हो कि मैंने जानबूझकर उनके ऊपर थूका है, लेकिन ये तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन ब्रिजालोव तो इस बात को इग्नोर करना चाहते थे। चेरेवोकोव उनको बार बार ये सारी चीजें बता रहे हैं। अभी भले ही वह ऐसा ना सोचे, लेकिन बाद में शायद सोचने लगे। अब देखियो चेरेवोकोव क्या कह रहे हैं कि अभी नहीं सोचे, लेकिन हो सकता है बाद में फुर्सत में सोचने लगे कि उस व्यक्ति ने मेरे ऊपर थूका था, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं थूका। वो अपनी बात को स्पष्ट करना चाहते हैं, सफाई पेश करना चाह रहे थे। कौन यहाँ पर? चेरेवोकोव। सफाई के कारण देखिए कितने दुखी हो गए हैं। घर पहुंचकर चेरेवोकोव ने अपनी पत्नी को अपने अभद्र व्यवहार के बारे में बताया। अभद्र का मतलब होता है बुरे व्यवहार, जो भी अभद्रता, शालीनता जो नहीं होती है उसे अभद्र व्यवहार कहते हैं। उसे लगा कि उसकी बीवी ने इस घटना की बात बड़ी बेपरवाही से सुनी। पहले वह सहम गई, पर वह जानकर कि ब्रिजालोव पराया अफसर है, निश्चिंत हो गई। तो पहले तो देखिए यहाँ पर जो चेरेवोकोव पत्नी को लेकर भी थोड़े से अनकंफर्टेबल है। कैसे है कि उनको लग रहा है कि जो वाइफ है, उनकी जो पत्नी है, उन्होंने काम करते करते उनकी बात को सुना नहीं, लेकिन पत्नी ने सुन लिया और ये सबसे पहले ये जानने की कोशिश की कि भाई वो तुम्हारे ऑफिस का अफसर है क्या। जैसे ही उसे पता चला कि नहीं ये दूसरे ऑफिस का अफसर है, तो थोड़ी सी तो ये वो बेफिक्र हो गई कि अब यहाँ नौकरी से हटाने वाली बात तो नहीं होगी, अब यहाँ कुछ हो नहीं सकता। अब बीवी क्या कहती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम्हें जाकर माफी मांग लेनी चाहिए। लेकिन चेरेवोकोव ने इस तरह से नहीं बताया कि मैंने उनसे माफी मांगने की कोशिश की, बस अपने अभद्र व्यवहार के बारे में बताया। तो पत्नी के कहने के बाद में उसने कहा, नहीं तो वो सोचेंगे कि तुम्हें भले आदमियों में बैठने का शरूर नहीं है। शरूर का मतलब होता है मैनर्स या तरीका नहीं है, भले आदमियों में बैठने का कोई तरीका नहीं है। वो यही सोचेंगे कि आप डिसिप्लिन नहीं हो और मैनर्स नहीं है आपके अंदर बैठने के। यही तो मैंने माफी मांगने की कोशिश की थी, पर इसका ढंग ऐसा अजीब था कि बात ही नहीं की, फिर वहां बात करने का मौका भी नहीं था। कोई कायदे अगले दिन चेरेवोकोव ने, अब देखिए यहाँ क्या हुआ है कि पत्नी ने कहा कि भाई जाओ और तुम माफी मांग लो, वरना ये सोचेंगे कि तुम्हें तो बड़े लोगों के बीच में बैठना उठना नहीं आता है, तरीका नहीं आता है। तो चेरेवोकोव उनको कहते हैं कि पत्नी को कह रहे हैं कि मैंने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन उनका ढंग थोड़ा सा अजीब सा था। वह बात ही नहीं सुन रहे थे, मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे, और फिर मौका भी नहीं मिला क्योंकि वो बहुत ज्यादा व्यस्त थे। कोई कायदे अगले दिन चेरेवोकोव ने नई वर्दी पहनी, बाल कटवाए, ब्रिजालोव से माफी मांगने गया। जनरल का मुलाकाती कमरा, जिसको हम बैठक रूम बोलते हैं, मुलाकाती कमरा प्रार्थनियों से भरा हुआ था और जनरल खुद अपनी अर्जियां सुन रहा था। उनमें से कुछ से बात करने के बाद में जनरल की निगाह उठी और चेरेवोकोव के चेहरे पर अटक गई। कुछ से बात कर रहा था और चेरेवोकोव सामने खड़ा होगा एक साइड में, वहां पर ऐसे घूमते घूमते उनकी नजर टिकी और वो पहचान गए कि ये वही व्यक्ति है जो मुझसे माफी मांग रहा था। हाँ हुजूर, कल रात ऑर्किडिया में, अगर आपको याद हो, क्लर्क ने कहना शुरू किया, मुझे छींक आ गई थी और ऐसा हुआ, मैं क्षमा चाहता हूँ। और आपके साथ जो हुआ है, मतलब अटक अटक कर बोल रहा था कि मैं चेरेवोकोव और मैं ऑर्किडिया में जब हम खेल देख रहे थे उस समय मेरे वजह से आपको जो असुविधा हुई है उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। उफ, क्या बकवास है। अब ये कौन कह रहे हैं यहाँ पर? ब्रिजालोव कह रहे हैं कि क्या बकवास है ये, जनरल ने कहा और दूसरे आदमी की ओर मुड़ गया। मेरी बात सुनते नहीं, डर से पीले पड़ते हुए चेरेवोकोव ने सोचा, इसका मतलब है वह मुझसे नाराज है। बात यही खत्म नहीं की जा सकती, मुझे यह बात उन्हें समझा ही देनी चाहिए। अब देखिए यहाँ चेरेवोकोव मन में क्या बोल रहे हैं कि इसका मतलब कि वो उन्होंने मुझसे बात नहीं की और कह दिया कि क्या बकवास लेकर आए हो। लेकिन देखा जाए तो क्या ये बहुत बड़ी बात थी? नहीं थी। यहाँ ब्रिजालोव भी सही थे कि वो एक
छोटी सी बात को ज्यादा इतना बड़ा नहीं बनाना चाहते थे, माफी मांगने वाला जो काम था उसको इतना बड़ा नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा क्या बकवास है, छोड़ो इस बात को। तो उन्होंने छोटी छोटी जो गलतियां थी उनको माफ करना उन्हें आता था, तो माफी कहकर नहीं, उन्होंने ऐसा कहकर ही उन्हें चेरेवकोव को क्षमा कर दिया था। लेकिन चेरेवकोव है जो अपने शिष्टाचार को लिए बैठे थे, शिष्टाचार के कारण उन्हें यही था कि भाई मुझे तो माफी मांगनी चाहिए, मैं कैसे ही मांगू, और उसके लिए उन्होंने ये सोचा कि मुझे उनको बात ये समझानी है कि मैंने जो मेरे द्वारा जो अभद्र व्यवहार हुआ है वह मैंने जानबूझकर नहीं किया है बल्कि अनजाने में हुआ है। आगे देखिए, अब जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके अपने निजी कमरे की ओर जाने के लिए मुड़ा। चेरेवकोव अन्न के पीछे भिन भिनाता हुआ जा पहुंचा। हुजूर मुझे माफ करें, हार्दिक पश्चाताप होने के कारण ही मैं आपको कष्ट देने का दुस्साहस कर पा रहा हूं कि मेरे अंदर हृदय में इतना पश्चाताप है, इतनी गिल्टी है मुझे कि इस वजह से मैं आपको बार बार कष्ट दे रहा हूं कि आप मुझे माफ कर दीजिए और मैं आपके सामने आ खड़ा होता हूँ। अब यहाँ पर चेरेवकोव ने ब्रिजालोव के सामने अपनी बात पूरी स्पष्ट कर दी। जनरल ने रुआं सा चेहरा बनाया, मतलब वो परेशान हो गया कि मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, बार बार वो कह रहा है। और जो ब्रिजालोव वो थोड़ा सा परेशान हो गया और रोने जैसी स्थिति में हो गया, बनाया, हाथ हिलाया, और तुम तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अब ये कह रहे कि भाई तुमने, ठीक है तुमने थूका है और तुम्हारी वजह से मुझे असुविधा हुई थी, लेकिन यहाँ तो तुम अब बार बार मुझे वो सारी चीज याद दिला के तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ऐसा कह के तो क्लर्क को और ज्यादा परेशान कर दिया ब्रिजालोव ने। यहाँ जो चेरेवकोव था वो और ज्यादा परेशान हो गया कि मैं तो माफी मांगने आया था, यहाँ तो अपमान की बात आ गई कि तुम तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो। जनाब कहकर वह दरवाजे के पीछे छिप गया। जनरल ने रुआसा चेहरा बनाया, हाथ हिलाया और कहा, ये दोबारा लाइन आ गई, और कहा कि तुम तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो जनाब। यह कहकर दरवाजे के पीछे छिप गया। मजाक, अब चेरेवकोव को अब एक अलग टेंशन आ गई। पहले ये टेंशन थी कि वो माफ ही नहीं कर रहे थे, अब ये टेंशन आ गई कि अब उनके मुंह से निकल गया कि तुम तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो चेरेवकोव को और ज्यादा अब थोड़ी ग्लानि होने लगी अपने से, अब और ज्यादा शिष्टाचार बताने की जरूरत पड़ गई। तो उन्होंने कहा मजाक। अब वो चेरेवकोव ने कहा मजाक, कि मैं मजाक उड़ाऊंगा। चेरेवकोव ने सोचा मुझे तो इसमें कोई मजाक की बात दिखाई नहीं देती है कि मैं तो ऐसा कुछ कर नहीं रहा कि मैं आपका मजाक उड़ा रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए बच्चों कि जनरल है कि इतनी सी बात समझ ही नहीं रहे, बहुत अच्छा है, मैं इस भले आदमी को अब इतनी अपनी क्षमा प्रार्थना परेशान नहीं करूंगा, मतलब क्षमा प्रार्थनाओं से, यहाँ जाएगा, क्षमा प्रार्थनाओं से इस भले आदमी को मैं परेशान नहीं करूंगा। भाड़ में जाए वह, मैं उन्हें एक पत्र लिख दूंगा। अब मैं उनके पास जाऊंगा नहीं, हाँ जाऊंगा ही नहीं, हाँ मैं नहीं जाऊंगा बस। अब उसने चेरेवकोव ने डिसाइड कर दिया कि मैं बार बार जा रहा हूँ और ये तो और मेरा जो उल्टी मेरी जो बातें हैं उसका उल्टा मतलब निकाल रहे। तो अब तो कह रहे कि मजाक, और मैं मजाक क्यों उड़ाऊंगा भाई। तो अब फिर वो घर गए, उन्होंने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, मैं उनके सामने नहीं जाऊंगा, मैं एक लेटर लिखूंगा और लेटर में क्षमा मांगूंगा। अब मैं उनसे इस तरह से क्षमा मांगूंगा। ऐसे ही विचारों में डूबा चेरेवकोव वापस घर पहुंचा। वह पर उसने पत्र नहीं लिखा, उसने सोचा विचारा, बाद में सोचा विचारा, लेकिन वह यह नहीं तय कर पाया कि बात किन शब्दों में की जाए, यहाँ पर की आया है, की जाए। उन्होंने ये सोचा कि अब मैं मतलब जो लेटर लिखूंगा, पत्र में क्षमा मांगूंगा, वो किस तरह से मांगू, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कैसे मैं उनसे कहूँ। अतः अगले फिर उसे मामला साफ करने के लिए जनरल के पास जाना पड़ा, क्योंकि समझ में ही नहीं आया कि मैं लिखूँ क्या। तो उसने सोचा कि मैं सीधा वापस जाता हूँ और कहता हूँ कि मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं सफाई पेश करूंगा कि मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं तो आपसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। अब चले जाते भाई जनरल के सामने खड़े हो गए। श्रीमान, मैंने कल आपको कष्ट देने की जो हिम्मत की थी, उसने कहना शुरू किया, मतलब यहाँ से उन्होंने इस लाइन से कहना शुरू किया। जनरल ने उस प्रश्न सूचक निगाह डाली उस पर, कैसी, क्वेश्चन मार्क वाली। बोले क्या है ये, अरे क्या फितूर आ गया है, क्या ये किस तरह का मामला खड़ा हो गया है कि माफी मांगनी है, माफी मांगनी है, माफी मांगनी है, और हर तरह से आकर मेरे सामने खड़ा हो जाता है एक छोटी सी बात के लिए। आप पर हंसने के लिए नहीं, जैसा कि हुजूर ने कहा, आपके पास माफी मांगने आया कि आपको मेरी छींक से कष्ट हुआ। जहां तक आपका मजाक उड़ाने की बात है, मजाक उड़ाने की, मैं ऐसी बात कभी सोच भी नहीं सकता, और मैं यह हिम्मत कैसे कर सकता हूं कि मैं आपका मजाक उड़ाऊं, मतलब शिष्टाचार की बात है कि मैं कभी सोच ही नहीं सकता। वो अपनी पूरी सफाई यहाँ पर ब्रिजालोव के सामने प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन चेरेवकोव का जो मतलब है, उद्देश्य है, वो ब्रिजालोव समझ नहीं पा रहे। और चेरेवकोव भी है कि वो एक बात के पीछे पड़ गए हैं कि मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन ब्रिजालोव है कि वो उस बात को ज्यादा गहराई से नहीं देख रहे हैं। अगर
हम के दिमाग में ऐसे व्यक्तियों का मजाक बनाने की बात घर कर जाए तो फिर सम्मान की भावना कहाँ जाएगी, बड़ों की कोई इज्जत ही नहीं रह जाएगी। निकल जाओ यहाँ से। अब कौन कह रहे हैं? ये ब्रिजालो कह रही है। ये सारी बातें ये कहा कि हमारे दिमाग में अगर बड़े लोगों की मजाक उड़ाने की बात आती है तो फिर शिष्टाचार कहाँ है, और फिर जो सम्मान की बात है वो कहाँ रह जाएगी, तो और बड़े और छोटे के बीच में जो भेद है वो कहाँ चला जाएगा। ये सारी बातें सुनकर तो ब्रिजालो वो कहता है कि निकल जाओ यहाँ से। गुस्से से कांपते लाल पीले हो जनरल चीखा, मतलब लाल पीला होकर जनरल ब्रिजालो था वो परेशान हो गया इस बात के लिए और जोर से चिल्लाया। भय से स्तंभित हो, स्तंभ यानी कि एकदम खड़े हो गए, खंबे के जैसे हो गए। कौन? चेरेवकोव फुसफुसाया, कक क्या? एकदम बोल नहीं पाया वो, क्या बोल रहा है? कक क्या? पैर पटकते हुए जनरल ने दोहराया, निकल जाओ यहाँ से, तुम निकल जाओ। ऑर्डर दे दिया उसे। चेरेवकोव को लगा जैसे उसके भीतर कुछ टूट सा गया है। लड़खड़ाते हुए पीछे चलकर दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजे से बाहर आया और सड़क पर चलने लगा। वह कुछ न देख रहा था न सुन रहा था, क्योंकि वो स्तब्ध हो गया था। स्तब्ध का मतलब एकदम आश्चर्यचकित हो गया था कि मैं तो माफी मांगने गया था, ये जनरल गुस्सा कैसे हो गए। अब जनरल का गुस्सा होने का मतलब है कि हो सकता है उसकी नौकरी पर कोई आफत आ जाए, हो सकता है उसको कोई पनिशमेंट दे दिया जाए, हो सकता है उसके दिमाग में कई बातें आने लगे कि मुझे जेल में डाल दिया जाए, कि जनरल अगर पुलिस के पास कंप्लेन कर लेगा क्योंकि बड़ा पद है, बड़ा ओहदा है, हो सकता है कुछ भी कर ले। तो उसे कई प्रकार की ऐसी शंकाएं होने लगी, कई तरह का ऐसा उसके अंदर विचारधारा चलने लग गई। तो यह देखकर वह कुछ देख पा रहा था। बाहर निकल गया सड़क पर, लेकिन न तो उसे कुछ दिखाई दे रहा था न कुछ सुनाई दे रहा था, बस जनरल के शब्द उसके कानों में दोहराए जा रहे थे। संज्ञा शून्य। संज्ञा शून्य का मतलब क्या होता है कि आप कुछ भी फील नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी सोचने समझने की जो शक्ति है उसे खो गए हो। अचानक से आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ना कुछ फील कर पा रहे हो, ना महसूस कर पा रहे हो, ना आपको कुछ सुनाई दे रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? संज्ञा शून्य कहते हैं। ठीक है। यंत्र चालित यानी कि मशीन की तरह, जैसे कोई यंत्र कैसे चलता है, कोई रिमोट से दबा रहा है और मशीन कैसे चल रही है, मशीन की तरह आप चलते जा रहे हो, आपके अंदर कोई हरकत नहीं नजर आ रही है, उसे बोलते हैं यंत्र चालित सा। वह सड़क पर बढ़ता गया। घर पहुंचकर वह बिना वर्दी जैसे का तैसा सोफे पर लेट गया। बिना वर्दी को उतारे जैसे का तैसा वर्दी पहनी हुई थी और जैसे का तैसा वह सोफे पर लेट गया। घर पहुंचकर वह बिना वर्दी जैसे का तैसा सोफे पर लेट गया और मर गया। देखिए ये शब्द इस कहानी को पूरा कर देता है और ये बहुत बड़ा शब्द है, मर गया। इतनी सी बात कि छींक आई है और सामने वाले को थोड़ी सी असुविधा हुई है, सामने वाले को नहीं हुई है, छींक आने वाले को लगा है कि उसके सामने जो था जनरल ब्रिजालो, उसको असुविधा हुई है। बस इतनी सी बात उसने सोची है और ब्रिजालो ने इस बात को इतना कोई डीपली नहीं लिया है, गहराई से नहीं लिया है कि किसी ने मेरा अपमान करा है, लेकिन चेरेवकोव को खुद को ही लग गया कि मैंने ब्रिजालो का अपमान किया है और मुझे माफी मांगनी चाहिए। तो चेरेवकोव की यहाँ पर ईमानदारी और शिष्टाचार व्यक्त होता है। तो यहाँ ब्रिजालो का भी, अगर वह बड़े पद पर आसीन है और छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर रहे हैं, तो ये भी उनकी एक क्वालिटी नजर आ रही थी। लेकिन चेरेवकोव ने कुछ ज्यादा ही अपने दिमाग में इस बात को गहराई से ले लिया और देखिए क्या उसका जो अंजाम क्या हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसी चीजें भी हमें अपने दिमाग में नहीं लेनी चाहिए, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, हमने सामने वाले से माफी मांग ली है तो और उसने अपने माफी के शब्दों में माफी शब्द नहीं कहा है, तो फिर एक बार हमारा जो कर्तव्य बनता है वो हमने कर दिया है, उसके बाद उसको हाथ धोकर पीछे नहीं पड़ना चाहिए। तो चेरेवकोव का जो विचार था वो यहाँ पर उसको मतलब उसकी मृत्यु तक समाप्त हो गया है कि जब उसको पता चला कि यहाँ जो ब्रिजालो है वो उसके ऊपर चिल्लाए है, वो बोल रहे हैं कि तुमने मेरा मजाक उड़ाया है, तुम परेशान कर रहे हो मुझे, यहाँ से निकल जाओ, कि उसको लगा कि जनरल परेशान हो गया, इसका मतलब मैंने उसका अपमान करा है। और वो इस हद तक सोचने लगा कि उसके सोचने समझने की जो शक्ति थी वो भी खत्म हो गई है, मशीन की तरह वो चलने लगा। जैसे तैसे करके घर आया, सोफे पर लेटा और इतना हतप्रभ हो गया है, उसने अपने हृदय में इस बात को इतना गहराई से ले लिया है कि उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ क्लर्क की मौत कैसे हुई है देखिए, एक साधारण सी बात थी, छोटी सी बात को उसने मन में घर कर गई और घर करने के बाद में उसकी मौत हो गई। तो यहाँ पर देखिए यहाँ हमारी बच्चों कहानी का समापन हो जाता है। क्लर्क की मौत कैसे हुई, क्लर्क की मौत का कारण था वो एक तुच्छ कारण था, छोटा सा कारण था, लेकिन कब वो एक बड़ा कारण उसके मन में घर कर जाता है। वो भावुक व्यक्ति था और अब भावनाओं में बहकर वो अपनी जान तक ले लेता है। तो देखा जाए तो ये जो क्लर्क की मौत का जो कारण है वो बहुत ही छोटा है, तुच्छ है। तो इसी के साथ आज हमारी यहाँ पर अंतोन चेखव जी की कहानी क्लर्क की मौत का समापन हो जाता है।
अगले लेक्चर में हम क्लर्क की मौत से और अंतोन चेखव जी के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को लेकर आते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।